हालांकि आप 12th क्लास में भी आए नहीं हो, है ना, अभी पास हुए नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये आपको चालू करना है। तो सबसे पहले कुछ सवाल हो जाए कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले जनन क्या होता है? जनन क्या होता है, कौन बताएगा? ऑफस्प्रिंग, है ना, अपनी भावी पीढ़ी को आगे जन्म देना, ठीक है। क्यों जन्म देना? ताकि हमारा अस्तित्व, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व बना रहे, जीवों का अस्तित्व बना रहे, ठीक है। हम अपने बच्चों के सहारे जिंदा रहते हैं, ठीक है, हमारी एक एज है, उसके बाद हम ऊपर, ठीक है। तो हम अपने बच्चों के सहारे जिंदा रहते हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चों के सहारे जिंदा रहेंगे। तो आज अगर ये कहें कि हमारे बाबा के परबाबा यदि जिंदा है तो वो हमारे रूप में जिंदा है, ठीक है। और सृष्टि का संचालन इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। तो जनन तो ये हो गया। लैंगिक जनन अगर बोले तो अलैंगिक जनन भी कुछ होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बोला है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, है ना। अभी आप मुझे ये बताइए कि लैंगिक जनन क्यों जरूरी है? लैंगिक जनन क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे? सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला जो आप कोट स्टेटमेंट पाएंगे कि क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि फ्लावर्स या जो ऐसे पौधे जो फूल, जिनमें फूल लगते हैं, पुष्पीकरण होता है, जिसमें फ्लावरिंग होती है, ऐसे पेड़ जो हैं वो लैंगिक जनन करते हैं, क्या हम भाग्यशाली नहीं है? ऐसा सवाल क्यों पूछा है? भाग्यशाली क्यों है लैंगिक जनन? सवाल तो उससे सवाल ये है, लेकिन एक्चुअल सवाल इसका यही है कि लैंगिक जनन का महत्व क्या है। गैर लैंगिक जनन भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ईश्वर ने वही बनाया होगा, गैर लैंगिक जनन नहीं बनाया होगा। लैंगिक जनन बनाने की क्या जरूरत है? इसका क्या कर रहा है, महत्व क्या है? एनीबॉडी, कोई भी गैस करके बताओ। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लड़के पीछे क्यों बैठे होगे? तो टेबल को आगे करके लाओ ना, इतना पीछे किसलिए बैठे? जितना ज्यादा आप कंफर्ट में बैठोगे ना, उतना ही ज्यादा आप चीजों से छूटते जाओगे। एक कंफर्ट जोन, मुझे पता है कि नहीं, कंफर्ट जोन सर्दी में रजाई के अंदर आदमी रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर घूमता रहता है, और वो एक जोन बन जाता है, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया, ठीक है। बताइए, आपने देखा जैसे एनीबा होता है, एनीबा वो क्या करता है? गैर लैंगिक जनन, अपने आप को डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसको किसी साथी की जरूरत नहीं, राइट, उसको शादी की जरूरत नहीं। बोलेगा खुद ही, मम्मी पापा बोलेगा कि यार मैं खुद ही अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम हूँ, ठीक है। अगर ये कैपेबिलिटी आप में होती तो, अगर हम लोगों में ये कैपेबिलिटी होती तो मैरिज की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट, है ना। और हम अपने आप को डिवाइड कर लेते, और कभी भी डिवाइड कर लेते जब मन होता। 1 से 4 आशीष, 4 से 8 आशीष हो जाते, 8 के बाद 16 होगा ना, डबल होता जाता है। गणित सुधारो, देखो समझ रहे हो आप। लेकिन बनता क्या? बनता तो आशीष ही ना, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता क्या? खुशी बनती? खुशी कहाँ से बन जाती? खुशी देखो, मदर फादर जो बच्चा होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बोलते हैं ना घर पे जब बेबी हुआ तो किस पे गया है, मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, दादा पे गया है, किस पे गया है? पर एग्जैक्टली किसी पे नहीं आता है, एग्जैक्टली डुप्लीकेट किसी का नहीं होता है। बहुत रेयर चांस होते हैं जो डुप्लीकेट होता है, लेकिन वो मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। हर आदमी की नाक, आंख, मुंह, दांत सब कुछ है, कलर भी सब कुछ है। मतलब आप दो आदमी को खड़ा बैठो जिसकी नाक सेम साइज की है, लिप सेम साइज के हैं, ईयर सेम साइज के हैं,
लेकिन उनमें फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं? कलर भी सेम है, बहुत कुछ सेम, हाइट भी सेम है, वजन भी सेम है, तो भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इसे कहते हैं वैरायटी, विविधता। और लैंगिक जनन जो है वो विविधता पैदा करता है, ये गैर लैंगिक जनन से नहीं आएगा। आप समझ रहे बात? भाई अमीबा था, ये अमीबा है, इसने अपने आप को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, बना क्या? अमीबा ही तो बना, ठीक है? और ऐसे अगर दो अमीबा होते, एक मेल फीमेल सपोज, और वो लैंगिक जनन करते, तो जो दूसरा अमीबा बनता, डॉटर अमीबा या सन अमीबा, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता कि नहीं होता? देखने में डिफरेंट होता। आप इन दोनों को एक्चुअल में देखोगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। माइक्रोस्कोप में देखते हो, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये गजोदर बैक्टीरिया है, ये फलाने पांडे बैक्टीरिया है, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना, दो सब लोग सेम रहते हैं। तो गैर लैंगिक जनन में ये नुकसान है, सब सेम ही सेम। पहचानोगे कैसे? मेन जो मुख्य कातिल है, मुख्य जो जिसने जुर्म किया है वो कौन है, कैसे पहचानोगे? जब सब लोग सेम हो जाएंगे, बड़ी एनार्की, बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। आप इमेजिन करके देखो, सब लोग यदि सेम हो गए तो बड़ी, मतलब एक सपोज एक अंशिका है, अभी 10 अंशिका है, ठीक है? कोई टॉप कर रही है पढ़ाई करके, है ना, कोई फेल हो रही है, कोई कांड कर रही है, आप समझ रहे हो, शैतानियां कर रही है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? सही बात है ना, मुश्किल हो जाता है। ट्विंस, अगर दो ट्विंस भी आ जाए यहाँ पे क्लास में, तो भी मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन कल आया था कौन नहीं आया, नहीं? तो विविधता जरूरी है ना, तभी हम सेग्रीगेट कर पाते हैं चीजों, पहचान पाते हैं। इसलिए लैंगिक जनन, अब आपको समझ में आया लैंगिक जनन की इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, अभी हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लैंगिक जनन किस प्रजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स, ऐसे पौधे जिनके बीज, ध्यान से सुनिए, फोकस, ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं उनमें कवर होता है, यानी ऐसे पौधे भी होंगे जिनके बीजों में कवर नहीं होता है, ठीक है, नेकेड होते हैं, बिना कपड़ों के होते हैं, राइट? अच्छा, जो बिना कपड़ों के होगा वो उतना ही ज्यादा असुरक्षित भी रहेगा, ठीक है? अगर कोई बिना कपड़ों के बाहर निकले बाजार में तो उसको पत्थर मारेगी नहीं, लोग उसको पुलिस बंद करेगी कि नहीं बंद करेगी, है ना? तो उतना ही ज्यादा खतरा रहता है, राइट? और जो कपड़ों के साथ होगा उसको सुरक्षा रहेगी, प्रोटेक्शन। यानी अभी जैसे आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हो, जब हमारी फोर्सेस जो होती है, मिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस, जब टेररिस्ट या उनसे लड़ने जाती है, ठीक है, एनकाउंटर वगैरह होता है, तो जैकेट पहन के जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है? तो कवर हेल्प करता है किसमें? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं, उनके बीज जो है वो कवर, उनके बीज में क्या होगा? कवर होगा, लेयर होगा बाहर, ठीक है? जो प्रोटेक्टेड होंगे बीज एक्चुअल में अंदर होता है रूट, जो अगले पौधे को जन्म देता है, लेकिन बाहर क्या होगा? कवर, ठीक है? अच्छा, ऐसे पौधे इस दुनिया में सबसे ज्यादा है जिनके बीजों में कवर होता है, जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, ठीक है? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कोई डाउट? जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, है ना? आप समझ रहे हैं? तो ये सारे जो पौधे हैं इनकी संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए कि बिना कवर वाले जो सीड्स हैं वो ज्यादा है कि कवर वाले सीड ज्यादा है, तो कवर वाले सीड सबसे ज्यादा है और बिना कवर वाले बहुत कम है। ऐसा क्यों? मैंने बताया, अगर कवर नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या होंगे? वल्नरेबल होंगे। सबसे ज्यादा क्या होंगे? वल्नरेबल को क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा कठिनाई से जीने वाले होंगे। मैंने कहा ना, बिना कपड़ों के निकलेंगे तो मार खाएंगे, है ना, पिटेंगे, राइट? तो सीधी सी बात है, उनके बीज जो है जल्दी नष्ट हो जाएंगे। आप सोचो, आम का बीज कब टूटता है और कब उगता है ना? बीजों में खासियत होती है कि वो अपने आप को डोरमेंट कर सकते हैं, कई सालों तक अपने आप को बचा के रख सकते हैं, ताकि समय पड़ने पर जब अच्छी कंडीशंस उपलब्ध होंगी, ठीक है, तब वो जगेंगे, ठीक है ना? तो ये इसीलिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनके सीड के बाद कवर होता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी प्रजाति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जिनके सीड्स बिना कवर के वो गिरेंगे, गिरते ही तुरंत उनको उगना है ना, तुरंत उगना है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे बात? तुरंत उगना है उनको, क्योंकि उनकी कवर नहीं है, उनकी सीड्स
सीड्स के बाहर कोई ऐसी प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, ठीक है। मैथ्स आप बाहर जाइए, डिस्कशन करना है अपना अपना करिएगा, आप समझ रहे हैं। अब जैसे आम का बीज है, वो गिरा पड़ा रहेगा, धूप हो चाहे कुछ भी हो, जब उसको पानी और खाद वगैरह जब मिलेगी, मैन्योर मिलेगा, तभी वो अंकुरित होगा, है ना। तब तक वो अपने आप को बचा के रख सकता है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी है बाहर से, है ना। बीच में भ्रूण जो है, सीड का जो भ्रूण है वो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड है, और उसके खाने पीने के लिए भी सामान है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने आप को बचा ले जाएगा। लेकिन इमेजिन करिए कोई ऐसा सीड है, जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म, उसमें सीड कवरिंग नहीं है, तो उसको तो तुरंत उगना है ना, नहीं तो वो तो मर जाएगा। आप समझ रहे हैं, इतनी कड़क धूप पड़ेगी, ठीक है, या बाढ़ आएगी, वो तो बह जाएगा या मर जाएगा, रूट कहाँ बचेगा उसका। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स जो है दुनिया में सबसे कम है, ठीक है ना। जैसे कुछ घासें हो गई, है ना, या फिर दूसरे एग्जाम्पल जो आप बुक में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हमने 11th में पढ़ा था। अब 12th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन कैसे होता है। अब आप समझ रहे हो क्यों हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा है विश्व में और इनके बीजों में कवर होता है, समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लिखिए, कुछ डिफरेंसेस लिख लीजिए। लिखिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। कॉलम बनाइए, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, दोनों में अंतर। आवृत बीजी और अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है कवर, कंटेनर, कंटेनर कवर। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब जिनके सीड के चारों तरफ कोई कवर नहीं, कोई लेयर नहीं। ये हो गए अनावृत, अनावृत, और ये आवृत। आवृत बीजी और अनावृत बीजी, दोनों में डिफरेंस लिखना है। पहला पॉइंट, ये ज्यादा होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है। ज्यादा और कम दो शब्द लिखिए, ज्यादा में ज्यादा हार्डवर्क में लिखिए, इसको लिखिए अधिक और इसको लिखिए न्यूनतम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा के लिए सीड कवर, ठीक है, और उसमें लिखिए सीड कवर नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, सीड कवर नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, लिखेंगे सीड कवर नहीं होता। थर्ड पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में डॉर्मेंसी की क्षमता होती है, डॉर्मेंसी अभी बताता हूँ डॉर्मेंसी क्या है। डॉर्मेंसी की क्षमता होती है और जिम्नोस्पर्म में डॉर्मेंसी की क्षमता नहीं होती। डॉर्मेंसी को ब्रैकेट में लिखिए प्रसुप्ति, 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 प्रसुप्ति। डॉर्मेंसी को लिखेंगे प्रसुप्ति, ठीक है। ये क्या होती है, डॉर्मेंसी की क्षमता क्या होती है, मैंने बताया ना कि हजारों वर्षों तक ये बीज जिंदा रह सकते, अपनी आप की प्रोटेक्शन कर सकते, है ना, यानी सो जाते हैं। एक सोने वाली स्थिति मान लीजिए, सीधी बात, ठीक है ना। इनके अंदर सोने की क्षमता होती है, सो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब उगेंगे, ठीक है। और इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती क्योंकि सीड कवर नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है उनको, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए ये अधिक समय तक जीवित रहते हैं, ये अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, अधिक समय तक जीवित रहते हैं और उन्हें जिम्नोस्पर्म को
जल्दी अंकुरित होने की जरूरत होती है। जिम्नोस्पर्म जल्दी अंकुरित होने की जरूरत होती है, पता है आपको? जिम्नोस्पर्म में जल्दी अंकुरित होने की जरूरत होती है। ठीक है, अब ऐसे दो मार्क्स आप बनाएंगे, ये फीमेल, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, ठीक है ना। इसमें मेल पार्ट जो होता है, मेल जो सेल होता है या मेल गैमेटोफाइट जो होता है ना, जो जिसका निषेचन होगा, जिसका फर्टिलाइजेशन होगा इसमें एंजियोस्पर्म में, उसको कहते हैं पॉलन, परागकण, पॉलन। ठीक है, और फीमेल वाले को क्या कहते हैं? फीमेल वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, पढ़ाया था हमने। फीमेल में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं या ओवरी, ठीक है, ओव्यूल्स, एक्सेल्स, फीमेल एक्सेल्स, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे मेगास्पोर एंजियम भी कहते हैं उसको, मेगास्पोर सेल्स, ठीक है ना, ठीक है। और उसमें क्या कहेंगे? उसमें मेल पार्ट को क्या कहेंगे? पॉलन, और फीमेल पार्ट को कोन, CONE, कोन, CONE, कोन। मेल पार्ट को पॉलन ही कहते हैं जिम्नोस्पर्म में, और फीमेल पार्ट को कहते हैं कोन। इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बीजों को, इनमें अपने बीजों को दूर दूर तक वितरित करने की क्षमता होती है। इनमें अपने बीजों को दूर दूर तक वितरित करने की क्षमता होती है, स्प्रेड, डिस्पर्सल, ठीक है ना। इनमें अपने बीजों को दूर दूर तक वितरित करने की, फैलाने की क्षमता होती है। एंड इसमें क्या लिखेंगे? इनमें ऐसी क्षमता नहीं होती जिम्नोस्पर्म, अनावृत विधि। क्यों नहीं होती? क्योंकि कपड़े नहीं पहने होते, वही मार के गिरा दिए जाते हैं, मर नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट, आपको ये समझा था, टॉपिक समझा कि नहीं? अब आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन किसमें? पुष्पी पादकों में, ठीक है ना। और पुष्पी पादक इसमें कौन से पढ़ने वाले हैं हम लोग? आवृत विधि, एंजियोस्पर्म। अब आपको पता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़े एक दो बता दिए हैं, बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो आप 11वीं क्लास को रेफर कीजिए, जिम्नोस्पर्म से पूरा पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा और क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा ये बेसिक जरूरी था, ये बुक में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये बताना बैकग्राउंड जरूरी है। इसी बैकग्राउंड के आधार पे आप पूरे पार्ट को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसे पढ़ना क्या क्या है, वो टॉपिक्स के नाम आपको फटाफट, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? फ्लावर, है ना। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पादप पर, पेड़ों पर, पौधों में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लैंगिक जनन को फैसिलिटेट करता है, समझ रहे हैं? लैंगिक जनन को फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आओ ये इस प्लेटफॉर्म पे लैंगिक जनन होगा, संभव होगा, ठीक है। ये फ्लावर है ना, आप समझ रहे हैं। और फ्लावरों की उपयोगिता क्या है? हमारे लिए बहुत उपयोगिता है ना। शादी ब्याह में यूज करते, कोई मर गया तो भी यूज करते, ठीक है। किसी को वेलकम करना है तो भी यूज करते, है ना। प्रपोज करना है तो भी यूज करते, मुंह पे फेंकी मारना है तो भी यूज करते, है ना। रिजेक्ट करना है तो भी यूज करते, किसी ने दिया, लड़की ने पकड़ के मुंह पे फेंक दिया, रिजेक्ट हो गया, है। तो तरह तरह के इस्तेमाल है फ्लावर के, है ना। और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं फ्लावर के? फ्लावर से रोज वाटर बनाया जाता है, रोज वाटर, है ना। औषधि वगैरह भी बनाई जाती है, ठीक है। महक के लिए मिठाइयों में डाला जाता है, राइट। फ्लावर्स के बहुत सारे इस्तेमाल है ना।
बालों में लगाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, खुद के डेकोरेशन के लिए, है ना। फ्लावर, साउथ इंडियन लोग देखो कैसे बालों में चमेली का और वाइट कलर के फूल्स काफी लगाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगाते हैं, ठीक है, सुंदरता के लिए, आकर्षण के लिए, ठीक है ना, एस्थेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी सुंदरता और अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं? बड़ा मजा आया। और फ्लावरों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि उनमें लैंगिक जनन संभव है, और लैंगिक जनन होगा तो क्या होगा, विविधता होगी, वैरायटी, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के फसलें हैं। क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन पॉसिबल है। अगर अलैंगिक जनन होता तो ये सब पॉसिबल ही ना होता, केवल एक ही चीज खा रहे होते, ठीक है, पता नहीं कौन सी चीज होती लेकिन वो वही खा रहे होते सब, नहीं? इतनी सारी चीजें हम खाते हैं सुबह से शाम तक, क्यों? बिकॉज ऑफ वैरायटी, विविधता, फसलें इतनी सारी हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दुनिया भर की, क्यों? लैंगिक जनन। अच्छा, रोटियों में भी, आटे में भी वैरायटी है, अलग अलग तरह के गेहूं है ना, फलों में वैरायटी अलग अलग तरह के, कितने सैकड़ों तरह के आम है, ठीक है। तो क्यों ये वैरायटी क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन संभव है। और आमों में भी कुछ, कोई आम अच्छे हैं, सपोज जैसे कोई वैरायटी है तोतापाली आम, ठीक है, सपोज लंगड़ा आम सुना है, हाँ फेमस है। अब उसमें भी वैरायटी होगी, ये लंगड़ा आम खट्टा है, ये मीठा है, ये ज्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी भी होता है, टेस्ट जायका होता है आमों में, है ना। तो आप समझ रहे ये इतनी विविधता क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ लैंगिक जनन। अच्छा, अगर लैंगिक जनन से इतनी विविधता आ रही है तो क्या हम बाहर से जानबूझ के अच्छे पौधों के बीच में लैंगिक जनन करा के अच्छी वैरायटी पैदा कर सकते हैं, है ना? ये तो हम करते हैं, बाजारों से अच्छे सीड्स लेकर आते हैं, जो सबसे सुपीरियर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, है ना। और जब वो पौधे उगते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उनमें ऐसे पौधों के बीच में विशेषण कराते हैं जिनके बीच में जो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो क्वालिटी, जो सबसे ज्यादा सुंदर खिले हुए हो, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, तो ये भी हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। फलों का और फूलों का, ये बीजों का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये पूरा हमें इसी से समझ में आता है, ठीक है। इसलिए जो बायोलॉजी है ना, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैथ्स, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी सीख सकता है बैठकर, ठीक है। तो अच्छा, इसमें करना क्या है, हमें क्या करना है, फ्लावर को समझ लिया, फ्लावर समझा ना, उसके ऊपर क्या है, अभी हमें निषेचन कराना है, ठीक है ना, मेल फीमेल गैमेट्स का लैंगिक जनन कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेल वाले पार्ट को पहले समझना पड़ेगा कि मेल का पार्ट कैसे होता है, ठीक है ना, पॉलिन ग्रेन, परागकण कैसा होता है, कैसे बनता, कैसे उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो पहले वो समझना पड़ेगा मेल पार्ट, उसके बाद फीमेल पार्ट को भी समझना पड़ेगा, है ना। फीमेल पार्ट मतलब कौन से स्ट्रक्चर में वो फीमेल के एक्सेस होते हैं और वो कैसे बनते हैं। देखो अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं, मैंने क्या बताया था, क्या एंथर तो मेल पार्ट है ना, अभी बताएंगे उसको, हाँ मेल पार्ट, फीमेल जो सेंटर में दिखाया था, ओवरी स्टाइल, ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो इसमें क्या है, पहले मेल पार्ट पढ़ा, मेल पार्ट पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, ये पढ़ा कि उसके एक्सेल्स कैसे बन रहे हैं, फिर फीमेल के एक्सेल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, फिर दोनों का निषेचन कैसे होगा, दोनों आपस में कैसे आए, उनको आपस में लाने के लिए कुछ कारक लगेंगे जिनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, परागण के कारक, तो वो आपस में लेकर आएंगे उनको, उसके बाद उनका फ्यूजन कैसे होगा, और फ्यूजन होते क्या बनता है, मेल और फीमेल एक्सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, है ना, और एम्ब्रियो किसका रूप लेगा, सीड का, ठीक है ना। और ये जो एम्ब्रियो जो बना है, ये कहाँ बनता है एक्चुअल में, फीमेल पार्ट के अंदर, ओवरी के अंदर, इसीलिए फर्टिलाइज ओवरी को हम क्या कहते हैं, सीड, ठीक है ना, फर्टिलाइज ओवरी को क्या कहते हैं, सीड, ठीक है। और ओवरी का जो बाहर का हिस्सा होगा, जो फ्लैशी पार्ट होगा, वो फल बन जाएगा, ठीक है ना, आप समझिए। ये पढ़ना है, दो हिस्से ये हो गए, पहला क्या था, मेल पार्ट,
डिटेल में पढ़ा, फीमेल पार्ट डिटेल में पढ़ा, दोनों का निषेचन कराया, कराने के लिए जो कारक लगे उनके बारे में समझा। उसके बाद क्या कुछ 2-4 फिनोमिनन इंपॉर्टेंट पार्ट और पढ़ लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होते हैं, बिना सीड बिना बीज के भी कुछ फल बनते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, वो कैसे संभव होता है उसके बारे में समझना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, समझ रहे। तो ये टॉपिक्स आपको फटाफट लिख लेने में लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पुष्प, पहला नंबर 1 पुष्प डैश आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग, आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग। जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने अच्छा पढ़ने में लगेगा। ब्लैक पेन यूज करके, कलर पेन यूज करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। आकर्षक, आकर्षक होता है ना, रंग बिरंगा, सुगंधित, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्या है, निषेचन एवं संरचनाएं। निषेचन के बाद एवं को काट के उसके ऊपर पूर्व लिखिए, पूर्व, निषेचन पूर्व